आज अगर भारतीय राजनीति की बात करें और उसमें बीजेपी का जिक्र ना हो तो ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं। बीजेपी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका है जो भारत की राजनीति को पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि बीजेपी की शुरुआत सिर्फ 3 सीटों से हुई थी। आज जो पार्टी लोकसभा में 293 सीटें लेकर बैठी है, कभी उसे भारत राजनीति की एक छोटी सी पार्टी माना जाता था। तो अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी का इतिहास क्या है? कैसे एक छोटा सा संगठन भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गया? क्या बीजेपी की राजनीति सिर्फ हिंदुत्व तक सीमित है या इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक दर्शन छिपा है? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। आज हम जानेंगे बीजेपी का पूरा इतिहास। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बीजेपी से पहले क्या था? बीजेपी की असली शुरुआत 1951 में हुई, लेकिन तब इसे बीजेपी नहीं कहा जाता था। तब इसका नाम था भारतीय जनसंघ यानी कि बीजेएस, जिसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। अब सवाल यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों कांग्रेस छोड़ दी और एक नई पार्टी क्यों बनाई? दरअसल आजादी के बाद भारत की राजनीति पर पूरी तरह से कांग्रेस का दबदबा था। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेहरू जैसे नेताओं की वजह से कांग्रेस का प्रभाव इतना ज्यादा था कि कोई और पार्टी इसके मुकाबले टिकी नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस की नीतियां लागू हुई, वैसे वैसे विरोध के सुर भी उठने लगे। नेहरू सरकार की नीतियों से कई लोग नाराज थे, खासकर उनकी कश्मीर नीति और पाकिस्तान से संबंध। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लगा कि भारत को एक वैकल्पिक विचारधारा की जरूरत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आजादी से पहले हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला, धारा 370 का विरोध, ताकि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का अभिन्न अंग बने। दूसरा, राष्ट्रवाद को मजबूत करना और कांग्रेस की वामपंथी नीतियों का विरोध करना। और तीसरा, हिंदू समाज के हितों की रक्षा करना और मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध करना। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने सिर्फ 2 सीटें जीती। ये संख्या बहुत छोटी थी, लेकिन इससे पार्टी की विचारधारा का आधार मजबूत हो गया। लेकिन फिर 1953 में एक बड़ा झटका लगा, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जहां उनकी गिरफ्तारी के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जनसंघ कमजोर जरूर हुआ, लेकिन उनकी विचारधारा मरी नहीं। अब पार्टी की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और नानाजी देशमुख जैसे नेताओं पर आ गई। जनसंघ धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले अभी भी बहुत छोटा था। लेकिन फिर आया 1975 का आपातकाल, जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया और इस दौरान सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें जनसंघ के नेता भी शामिल थे। यह आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय माना जाता है, क्योंकि उस समय मीडिया की आजादी छीन ली गई थी, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया, लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई और जनसंघ समेत कई अन्य पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो गईं। इसका नतीजा ये हुआ कि 1977 में पहली बार कांग्रेस को चुनाव में हार मिली। तो 1977 में जब चुनाव हुए तो जनसंघ, समाजवादी पार्टी और कई अन्य दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा गठबंधन था। चुनाव में जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को हराकर सरकार बना ली। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन चली नहीं पाई, क्योंकि जनसंघ के नेताओं की विचारधारा और समाजवादियों की विचारधारा अलग थी, जिससे जनता पार्टी टूट गई। फिर 1979 में सरकार गिर गई और कांग्रेस ने फिर से सत्ता हासिल कर ली। लेकिन अब सवाल यह था कि जनसंघ के नेताओं का क्या होगा? जनसंघ के नेताओं ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। इसका उद्देश्य था राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक विचारधारा को मजबूत करना, गांधीवादी समाजवाद को अपनाना, आर्थिक सुधार और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखना। और 1984 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को भारी जन समर्थन मिला। बीजेपी को इस चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली। ये पार्टी के लिए सबसे बुरा दौर था, लेकिन बीजेपी ने हार नहीं मानी। 1989 के बाद बीजेपी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को अपनाया और इससे उसे जबरदस्त राजनीतिक फायदा मिला। तो बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का समर्थन किया, जिससे हिंदू वोटर्स की बड़ी संख्या बीजेपी की तरफ आकर्षित हुई। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू की, लेकिन बिहार में लालू यादव ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इसका असर ये हुआ कि बीजेपी का हिंदू वोटर बैंक मजबूत होता गया। 1991 के चुनाव में बीजेपी 120 सीटों से बढ़कर 182 सीटों तक पहुंच गई।
और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प और अहम दौर, वो दौर जिसमें भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। 2014 के पहले भारत किस स्थिति में था? अगर आपको याद हो तो उस वक्त भारत में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार। लेकिन इस सरकार की छवि कैसी थी? भ्रष्टाचार, घोटाले, कमजोर फैसले और एक ऐसी सरकार जो अपने ही देश की जनता को जवाब ही नहीं दे रही थी। 2G स्कैम, कोयला घोटाले, कॉमनवेल्थ स्कैम, घोटाले इतने ज्यादा हो गए कि जनता में आक्रोश भर गया। सरकार के खिलाफ गुस्सा इतना था कि लोग बदलाव चाहते थे। और तब एक नया चेहरा उभर कर सामने आया, नरेंद्र मोदी, गुजरात का एक मुख्यमंत्री जिसने अपने राज्य में विकास का एक ऐसा मॉडल पेश किया था जिसे गुजरात मॉडल कहा जाने लगा। तेज सड़कें, लगातार बिजली, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज, मतलब एक मजबूत नेतृत्व। और जब 2014 में लोकसभा चुनाव की बात आई तो बीजेपी ने फैसला किया कि इस बार देश को मोदी ही चाहिए। अब आपको याद ही होगा कि 2014 का चुनाव कितना खास था। हर जगह बस एक ही नारा गूंज रहा था, अब की बार मोदी सरकार। सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक मोदी की चर्चा हर जगह हो रही थी। मोदी जी ने 400 से ज्यादा रैलियां की, हर राज्य में घूमे, हर वोटर से बात की और सीधा एक संदेश दिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, विकास चाहिए, तो इस बार कांग्रेस को हटाना होगा। और नतीजा क्या हुआ? बीजेपी ने 282 सीटें जीती, एनडीए को टोटल 336 सीटें मिली और कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट कर रह गई। और 30 साल बाद देश को एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और यहीं से मोदी युग की शुरुआत हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी सरकार ने पहले 5 साल में क्या किया। 2014 से 2019 तक सरकार ने ऐसे बड़े कदम उठाए जिनका असर हर भारतीय ने महसूस किया। याद कीजिए, सबसे पहले क्या हुआ था? एक अभियान आया था, स्वच्छ भारत अभियान। गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह टॉयलेट बनवाए गए। पहली बार सफाई को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया। और फिर आया जन धन योजना, जिससे गरीब लोगों के भी बैंक अकाउंट खुलने लगे। और जब खाते खुल गए तो सरकार ने सीधी सब्सिडी भेजनी शुरू कर दी, जिससे बिचौलियों का तो खेल ही खत्म हो गया। अब सबसे बड़ा झटका कब लगा? 2016 में, जब नोटबंदी आई। 8 नवंबर 2016 की रात मोदी जी ने टीवी पर आकर बोला, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. पूरा देश हैरान हो गया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। कुछ लोग परेशान हुए, लेकिन सरकार का कहना था कि इससे काला धन और नकली नोटों पर चोट की जाएगी। और फिर 2017 में जीएसटी लागू हुआ। पहली बार पूरे देश में एक टैक्स सिस्टम आया। और हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक, इसे कौन भूल सकता है। जब उरी में हमारे जवानों पर हमला हुआ तो मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के कैंप को तबाह कर दिया। पूरा देश जोश से भर गया था। और ये वो वक्त था जब लोगों को लगा कि हाँ, हमारा भारत बदल रहा है। और फिर आते हैं 2019 के चुनाव। और 2019 के चुनाव में जब मोदी सरकार दोबारा मैदान में उतरी तो इस बार सिर्फ विकास नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की भावना भी जुड़ गई थी। और फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा हर जगह गूंज रहा था। लोगों ने एक बार फिर मोदी पर भरोसा जताया और इस बार बीजेपी ने 303 सीटें जीती और नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और अब जो फैसले 2019 के बाद लिए गए वो और भी बड़े और ऐतिहासिक थे। और अब बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? धारा 370 और राम मंदिर। 2019 में मोदी सरकार ने धारा 370 हटा दी, यानी अब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं था। पूरा कश्मीर अब असली मायने में भारत का ही हिस्सा बन गया था। और फिर 2020 में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 500 साल की लड़ाई खत्म हुई और अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनने लगा। और फिर आया 3 तलाक कानून। मुस्लिम महिलाओं को एक बहुत बड़ा अधिकार मिला और एक कुप्रथा को खत्म कर दिया गया। और उसके बाद लागू किया गया CAA। अब हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने लगी। और 2024 तक आते आते बीजेपी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी थी।
और 2024 में बीजेपी की फिर जीत हुई, लेकिन सीटें इस बार थोड़ी कम थी। बीजेपी ने 240 से ज्यादा सीटें जीती और एनडीए ने 293 सीटों के साथ सरकार बनाई। मोदी जी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अब सवाल ये था कि बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। 2025 में दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए बेहद खास था और 27 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली में सत्ता वापसी की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर आप सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया और श्रीमती रेखा गुप्ता को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। लोगों ने आम आदमी पार्टी से मुंह भंग कर लिया था और बीजेपी ने इस मौके को सही से भुनाया। तो चलिए अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के योगदान की। अब अगर मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो उन्होंने पूरे यूपी को माफिया मुक्त बना दिया। अयोध्या, काशी और मथुरा को धार्मिक पर्यटन केंद्र बना दिया और 2022 में फिर से सीट हासिल की, जिससे उनका कद और भी बड़ा हो गया। हमें अमित शाह जी को भी नहीं भूलना चाहिए। अगर बीजेपी आज चुनाव जीतने की मशीन बनी है तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अमित शाह का है। उन्होंने हर राज्य में बीजेपी का संगठन मजबूत किया, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सरकारें बनवाई और धारा 370 हटाने में अहम भूमिका निभाई। अब सवाल ये है कि 2029 में क्या बीजेपी फिर से जीत पाएगी? क्या मोदी जी चौथी टर्म के लिए लड़ेंगे या फिर कोई नया चेहरा आएगा? अब ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन एक बात साफ है, बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा बन चुकी है। मोदी जी, योगी और अमित शाह ने बीजेपी को गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं बीजेपी के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव क्या था, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इतिहास के बारे में जान सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।